नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक पांडे है और मैं आप सभी लोगों का इंश्योर सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन दी हुई थी जिसमें लिखा था, सेंटर अनाउंसेस हाइक इन एमएसपी फॉर पैडी पल्सेस ऑयल सीड्स। केंद्र ने धान, दालें और तिलहन की फसलों पर मिलने वाली मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी की घोषणा की। अगर हम इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल की बात करें तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं दिया हुआ है। इस आर्टिकल में मेनली इस बारे में बात की गई है कि पिछले साल खरीफ की फसलों पर मिलने वाली एमएसपी क्या थी और इस साल उन फसलों के एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी की गई है। तो अगर हम यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो हमारे लिए ये सब जानना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की बात करें तो ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हमसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में किन किन फसलों पर एमएसपी दी जाती है, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो इंडिया में एमएसपी में कौन कौन सी फसलें कवर की गई हैं। इसके साथ ही साथ हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में एमएसपी को कौन डिसाइड करता है और ये कैसे डिसाइड की जाती है। अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो यूपीएससी के सिलेबस में जीएस पेपर 3 में एक टॉपिक मेंशन है, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कृषि सब्सिडीज और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से संबंधित समस्याएं। तो अब समझ सकते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। मेंस एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जा सकता है कि एमएसपी की ज़रूरत क्या है, या दूसरे शब्दों में बोले तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि एमएसपी का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। साथ ही साथ हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि एमएसपी के बेनिफिट्स क्या हैं और एमएसपी से संबंधित कौन कौन सी इश्यूज, चैलेंजेस, कंसर्न्स हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इन सारे ही डायमेंशंस, एस्पेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एमएसपी से हमारा मतलब क्या है। MSP is the rate at which the government purchases crops from farmers and is based on a calculation of at least 1.5 times the cost of production incurred by the farmers। अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें तो MSP वह प्राइस है जिस पे गवर्नमेंट किसानों से उनकी फसलों को परचेज करती है, खरीदती है।
और ये जो एमएसपी है ये किसान द्वारा उस फसल के उत्पादन में जो लागत आती है उसका कम से कम 1.5 गुना होता है। It offers an insurance to farmers that their realization for the agricultural produce will not fall below the stated price। एमएसपी किसानों को एक एश्योरेंस भी देता है कि उनकी जो फार्म प्रोड्यूस हैं, जो उनकी फसलें हैं, वो एमएसपी से नीचे नहीं गिरेंगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया में एमएसपी डिसाइड कैसे किया जाता है। तो एमएसपी इंडिया में एमएसपी को सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड करती है। करेंटली 24 सीएसीपी 24 क्रॉप्स के लिए एमएसपी रिकमेंड करती है और साथ ही साथ शुगर केन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस भी रिकमेंड करती है। यहाँ पर 22 लिखा है, बट ये आपका 24 होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सीएसीपी क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस क्या है। तो सीएसीपी एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत अटैच्ड ऑफिस है और ये इसका जो एग्जिस्टेंस था वो जनवरी 1965 में आया। यह एक एडवाइजरी बॉडी है जिसकी की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस जो एमएसपी डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं, जो विभिन्न जो फसलें हैं, उनकी जो एमएसपी गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है वो गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होती है। यह गवर्नमेंट पे होती है कि वो उन सीएसीपी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करता है या नहीं एक्सेप्ट करता है। फाइनल डिसीजन जो एमएसपी पे है इंडिया में वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर द्वारा लिया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, गवर्नमेंट किसानों से उनकी फसलें एमएसपी पर परचेज कर रही है, प्रोक्योर कर रही है, लेकिन फिर गवर्नमेंट के लिए ये जो किसानों से प्रोक्योर करने का जो काम है वो कौन करता है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। साथ ही साथ अदर स्टेट एजेंसीज भी क्रॉप्स के प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम में कवर होती हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि टोटल 24 क्रॉप्स हैं जो कि एमएसपी के तहत कवर होती हैं और साथ ही साथ शुगर केन है जिसके लिए कि फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस सीएसीपी रिकमेंड करता है। तो देखिए 24 जो क्रॉप्स हैं जिनके के लिए इंडिया में एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है, उनमें आपकी 7 सीरियल क्रॉप्स हैं जिसमें आपका पैडी है, धान, वीट, ज्वार, बाजरा, मैजे, रागी, बार्ली।
इसके अलावा आपकी पल्सेज के भी 5 टाइप्स हैं, जिनमें आपका तुर है, उड़द है, मूंग है, ग्राम है, लेंटिल्स है। लेंटिल्स बेसिकली मसूर हुआ, और जो आपका ग्राम है वो चना है। बार्ली आपका जौ है, ठीक है, और मेजे जो है वो आपका मक्का है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो ऑयल सीड्स हैं उनके भी 8 टाइप्स इसमें कवर्ड होते हैं। ऑयल सीड्स मतलब तिलहन, इसमें आपका मस्टर्ड है, सरसों, सनफ्लावर, ग्राउंड नट, सीसैम, सोयाबीन, तोरिया, सेफ्लावर एंड नाइजर सीड। अदर कैश क्रॉप्स जो कि एमएसपी सिस्टम में कवर होते हैं वो हैं वर्जीनिया टोबैको, रॉ कॉटन, जूट एंड कोपरा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएसपी सिस्टम में वो कौन कौन सी कैश क्रॉप्स हैं जो कि कवर होती हैं। तो उसका आपका जवाब है वर्जीनिया टोबैको, रॉ कॉटन, जूट एंड कोपरा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सीएसीपी जब मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को कैलकुलेट करती है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको कि वो कंसीडर करती हैं। तो देखिए, जब सीएसीपी जब एमएसपी कैलकुलेट करती है तो वो वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, किसी भी क्रॉप के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, चेंज इन इनपुट प्राइसेस क्या हैं, मार्केट प्राइस ट्रेंड्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, जो फार्मर्स को एक रीजनेबल मार्जिन मिले, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन, इन सारी बातों का ध्यान रखता है। चलिए हम एक एक करके इसको देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि किसान की उस फसल के प्रोडक्शन में, उत्पादन में लागत क्या आ रही है। एक तो ये बात सीपी इस फैक्टर को देखती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है कि जो क्रॉप के, उस फसल के उत्पादन में जो इनपुट, जैसे कि आपके सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, या आपके कीटनाशक हैं, तो इन सब की प्राइसेस क्या हैं। इसके अलावा वह यह भी देखती है कि उस फसल का मार्केट प्राइस ट्रेंड क्या है, कि मार्केट में उसकी प्राइस घट रही है, बढ़ रही है, ट्रेंड क्या चल रहा है उस फसल का, ठीक है। और डिमांड एंड सप्लाई भी देखती है कि उस फसल, अगर कोई फसल है जिसकी की डिमांड बहुत कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो ऐसे केस में सीएसीपी उस फसल की एमएसपी को कम कर सकती है। अब अगर कोई फसल है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, तो ऐसी फसलों की सप्लाई को बढ़ाने के लिए सीएसीपी उनके एमएसपी को ज़्यादा रिकमेंड कर सकती हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ फार्मर्स को, किसानों को एक रीजनेबल, एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिले, मार्जिन मिले, इसका भी ध्यान सीएसीपी रखती है। अदर जो फैक्टर्स हैं उनमें आपका इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी है, मतलब जो डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उनके बीच में भी एक पैरिटी होनी चाहिए। अगर पैरिटी नहीं रहेगी, अगर डिफरेंट क्रॉप्स की फसलों के बीच में उनकी प्राइसेस में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो किसान उन फसलों को ज़्यादा उगाने लगेंगे जिनकी की एमएसपी ज़्यादा है, और जिन फसलों की एमएसपी कम होगी उनके उत्पादन वो बंद कर देंगे या कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में एक फसल की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और दूसरे फसल की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। तो सीएसीपी
इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी का भी ध्यान रखती है। इसके अलावा उस फसल की इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन क्या है, CACP इसका भी ध्यान रखती है कि ग्लोबल मार्केट में जो फसल है उसका प्राइस क्या है, इंडिया में प्राइस, इंडिया के कंपैरिजन में प्राइस ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा है या कम है, इन सब बातों का भी ध्यान रखती हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग कि CACP इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन को भी ध्यान में क्यों रखती है? देखिए, मान लीजिए कि कोई फसल है, मान लीजिए कि गेहूं हम ले लेते हैं, ठीक है, व्हीट। अब गेहूं की कीमत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में सपोज कीजिए कि वहाँ ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में। तो ऐसे केस में क्या है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए या फिर बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया उन फसलों पे हाई MSP किसानों को दे सकती है। अब मानिए कि जो ग्लोबल प्राइस है गेहूं की वो इंटरनेशनल मार्केट में कम है एज कंपेयर टू इंडिया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट गेहूं पर कम MSP दे सकती है, क्योंकि बाहर से सस्ते में मिल जा रहा है तो वो वहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका कि CACP जिनको ध्यान में रखती है जब वो MSP रिकमेंड करता है। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं, बट मैंने यहाँ पर मेन आपको बताया है। यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, CACP प्रत्येक क्रॉप के लिए, प्रत्येक फसल के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन की जो लागत है, उसको 3 प्रकार से प्रोजेक्ट करती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी फसल जिसके लिए CACP को MSP रिकमेंड करना है, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, क्या आ रहा है, इसको 3 तरह से CACP कैलकुलेट करती है और फिर उन्हीं के टर्म में बताती है। तो जो पहला जो प्रकार है इसका, जो फर्स्ट काइंड है इसका, जो पहला जो टाइप है, उसे A2 बोलते हैं। उसे A2 बोलते हैं। अब A2 क्या है? देखिए, जो A2 है, इट कवर्स ऑल पेड आउट कॉस्ट्स डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर इन कैश एंड काइंड ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हायर्ड लेबर, लीज्ड इन लैंड, फ्यूल, इरिगेशन एसेट्रा। बेसिकली किसी भी फसल के उत्पादन में किसान जो सारे खर्चे करता है, जो सारे पेमेंट करता है, चाहे वो बीज के लिए हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र के लिए हो, चाहे वो पेस्टिसाइड कीटनाशक के लिए हो, चाहे वो जो उसके खेत में काम करने वाले जो लेबर हैं, जो मज़दूर हैं, उनका जो खर्चा आ रहा है वो हो, या फिर चाहे अगर उसने जो जिस खेत में वो खेती कर रहा है उसको अगर उसने लीज पे ले रखा है तो उसका चाहे जो रेंट है वो, साथ ही साथ अगर वो खेती कर रहा है तो जो उसका पूरा खर्चा आ रहा है, उन सारी खर्चों को जो कि किसान
भुगतान कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, उन सबको A2 में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो प्रकार है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का CACP का, वो है A2 प्लस FL। अब यहाँ आप देखिए, मैंने अभी आपको A2 एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर A2 प्लस FL है। यहाँ पर FL जो है वो फैमिली लेबर को इंडिकेट करता है। फर्स्ट में हमने देखा कि किसान जो भुगतान कर रहा था, चाहे वो नगद में कर रहा था या किसी भी चीज़ को देके उनका भुगतान कर रहा था, वो चीज़ें इंक्लूडेड थी। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि A2 में जो पेड लेबर है, जो उसके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं जिनको वो पेमेंट कर रहा है, उनका भी खर्चा A2 में इंक्लूडेड था। लेकिन उन लोगों के साथ ही साथ परिवार, किसान के जो परिवार के लोग होते हैं वो भी उनकी मदद करते हैं, उस किसान की मदद करते हैं, लेकिन किसान उनको कोई पेमेंट नहीं करता। तो यहाँ पर A2 प्लस FL में जो उसके फैमिली के मेंबर्स जो हैं, उसके परिवार के लोग जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अनपेड लेबर, उसकी भी जो वैल्यू होगी उसको भी A2 प्लस FL में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। और जो तीसरा टाइप जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का या प्रोजेक्ट करने का, वो है C2। अब C2 क्या है? C2 इज अ मोर comprehensive cost that factors in rentals and interest foregone on owned land and fixed capital assets on top of A2 plus FL। देखिए C2 में A2 प्लस FL तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ ही साथ मान लीजिए किसान ने लीज पे नहीं खेत लिया, जिस खेत में वो काम कर रहा है वो खेत उसने लीज या रेंट पे नहीं लिया, बल्कि वो खेत उसका खुद का अपना है। तो यहाँ C2 में क्या होता है कि अब जो उसका अपना खेत है जहाँ पर वो खेत कर रहा है, अब अगर वो उसको रेंट पे लेके अगर वहाँ पर खेती करता और फिर उसे जो रेंट का जो भुगतान करना पड़ता, जो उसे पेमेंट करना पड़ता, तो C2 में उसको भी इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ जो उसके किसान के जो कैपिटल एसेट्स हैं, जैसे कि आपका इरिगेशन करने के लिए मशीन है या और भी जो खेती बाड़ी में जो उसके अदर इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो उसके कैपिटल एसेट्स हैं उनको भी रेंट, अगर किसान रेंट पे लेता और उसको जो भुगतान करना पड़ता, तो वो सारे भी खर्चे इसमें आपके C2 में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन तीनों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका C2 ही आएगा, सबसे ज़्यादा आपका C2 आएगा। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया में जो CACP, जो MSP, जो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए MSP जो CACP रिकमेंड करती है, वो इन तीनों में से किस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे करती है। तो ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो MSP जो CACP 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रिकमेंड करती है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका A2 प्लस FL होता है। ये वाला आपका A2 प्लस FL, मतलब यहाँ पर जो आपके जो पेड आउट, डायरेक्टली पेड आउट कॉस्ट incurred by farmer in cash and kind on seed, fertilizer, pesticide, higher labor, leased in land, fuel, irrigation etc. हैं, वो भी होते हैं। साथ ही साथ आपका जो imputed value of unpaid family labor है वो जो होता है।
तो इंडिया में CACP आपका जो CACP जो MSP रिकमेंड करती है वो A2+ FL के बेसिस पे होती है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ज़रूरत क्यों है, या फिर दूसरे शब्दों में बोलें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर इसके पीछे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पीछे जो रैशनल है वो क्या है। ठीक है, आखिर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों दिया जाता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो क्यों दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इट एक्ट्स लाइक अ बफर। It acts like a buffer to protect the farmer in case the price of the commodity produced by the farmer falls below the market price due to bumper crop which causes a glut in the market. The government agencies, usually the Food Corporation of India, procures the grains from the farmers at the prices announced by the government. तो यहाँ देखिए क्या है कि ये जो MSP है ये मान लीजिए कि किसी साल किसी फसल की पैदावार देश में बहुत ज़्यादा हो गई, मार्केट में बहुत ज़्यादा वो फसल आ गई। ठीक है, बम्पर क्रॉप हुआ, मानसून बड़ा अच्छा रहा, सारा सब कुछ सही चला और काफ़ी बम्पर प्रोडक्शन हुआ उस क्रॉप का। तो अब क्या हुआ, चूँकि प्रोडक्शन बढ़ गया तो उससे क्या होगा कि उसकी मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बहुत चांस है कि उसकी उस फसल की प्राइस कम हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए MSP जो आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये एक बफर का काम करती है। ठीक है, कि किसान को कम से कम ये गारंटी होती है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है किसी फसल का, उससे कुछ लेना देना नहीं है, और चाहे ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, कम से कम उसका एक मिनिमम वैल्यू उसकी फिक्स होती है कि कम से कम किसान को अपनी फसल के लिए उतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपका पहला इम्पोर्टेंस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि फूड सिक्योरिटी के लिए, देश में फूड सिक्योरिटी के लिए MSP बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए MSP पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ FCI या फिर जो स्टेट्स की एजेंसीज़ हों, जैसे कि आपकी उत्तर प्रदेश में आपका UP स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, तो ये सब जो या अदर स्टेट की अपनी अपनी एजेंसीज़ हैं, तो ये जो एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की जो कि MSP पर किसानों से उनकी जो फूड क्रॉप्स हैं उनको प्रोक्योर कर रही हैं, तो वो फूड क्रॉप जो प्रोक्योर करती हैं वो फिर PDS में जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। आपकी जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं या जिनको गांव में कोटे की दुकान बोला जाता है, तो उन सारे दुकानों पे जाती हैं। ठीक है, वहाँ से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। किसको डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो BPL फैमिलीज हैं उन्हें डिस्काउंटेड रेट पे बहुत ही मतलब नॉमिनल रेट पर उनको दिया जाता है, और साथ ही साथ APLs को भी दिया जाता है, लेकिन उनको इकोनॉमिक कॉस्ट पे दिया जाता है। बेसिकली उनको
कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती। तो इस तरह से बेसिकली जो पीडीएस में जो फूड ग्रेन जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, वो आपका एमएसपी पे जो फूड ग्रेन जो फूड क्रॉप्स जो प्रोक्योर हो रहे हैं वही होते हैं। तो इस प्रकार जो आपका एमएसपी है वो कंट्री के फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नीड में दो चीज़ें हो गई। एक तो आपका इन केस अगर बहुत ही किसी क्रॉप की बहुत बम्पर प्रोडक्शन होती है तो उसकी प्राइस ना गिरे, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसान का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बफर का काम करता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंस या जो ज़रूरत है एमएसपी की, वो देश में फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एमएसपी से एक तो आपका किसान को बढ़ावा मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने का। दूसरा ये है कि जो एमएसपी पे जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो फूड ग्रेन्स या फूड क्रॉप्स को प्रोक्योर करती हैं, वही फिर जाके आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपके जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जो कोटे की दुकान होती है, वहाँ पर जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है ज़रूरतमंद लोगों में। ठीक है, तो ये आपकी दो चीज़ें हो गई, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बेनिफिट्स ऑफ एमएसपी देखते हैं। तो देखिए एमएसपी की कई बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट तो मैंने अभी आपको ज़रूरत में जब मैं इम्पॉर्टेंस एमएसपी का हाईलाइट कर रहा था वहीं मैंने बता दिया कि एमएसपी प्रोटेक्ट्स फार्मर्स फ्रॉम दी अनवारंटेड फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस। ठीक है, ये मैंने वहाँ पर आपको समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा जो बेनिफिट है एमएसपी का वो है कि अगर कोई क्रॉप, मान लीजिए कोई क्रॉप है, ठीक है, और वो साल्ट सप्लाई में है, मार्केट में उसकी कमी हो गई है, तो कमी हो गई है तो अचानक क्या होता है कि प्राइस वैसे ही बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में जैसे अभी अगर हम आज की समय में बात करें तो जो अरहर की दाल है उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस समय मार्केट में वो 185, 185, 190, 200 रुपये ऐसे बिक रही है। तो ऐसे जब किसी फसल की, किसी भी फूड क्रॉप की जब मार्केट में कमी हो जाती है या सप्लाई कम हो जाती है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेगी कि उस क्रॉप की एमएसपी बढ़ा देगी। ठीक है, और जब एमएसपी बढ़ा देगी तो किसान क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उस फूड क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे, और फिर एक बार जब फसल आ जाएगी मार्केट में तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और जो साल्ट सप्लाई की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी अगर हम एग्जांपल ले, आपके आर्टिकल में ही मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में जो द हिंदू का आर्टिकल जो मैंने न्यूज़ आर्टिकल मेंशन किया था उसी में मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये लाइन आप पढ़िए। इन अ बिड टू इनकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देयर वेयर स्लाइटली हायर इंक्रीजेस इन द एमएसपी फॉर पल्सेज, ऑयल सीड्स एंड कोवर सीरियल्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पल्सेज, ऑयल सीड्स और कोवर सीरियल्स जो हैं उनके तरफ जो उनकी जो उपज है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया है, इन फसलों की जो एमएसपी है उसको ज़्यादा रखा है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इमेज से, कि जो अरहर है उसकी जो कीमत पिछले साल सीजन के पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 300 रुपया पर कुंटल बढ़ी है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि इस समय
अरहर साल्ट सप्लाई में है, इसी वजह से उसका प्राइस लगभग 200 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है। आपने टीवी न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में लगभग डेली बेसिस पे आ रहा है। आपने घर में, चौराहों पे आपने सुना होगा इस बारे में, ठीक है। तो गवर्नमेंट का बेसिकली एम ये जो 300 रुपये पर कुंटल अरहर की जो एमएसपी बढ़ाई गई है पिछले साल के कंपैरिजन में, उसके पीछे गवर्नमेंट का यही एम है कि जो अरहर की जो सप्लाई है उसे बढ़ाया जाए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो चलिए हम अपने दूसरे बेनिफिट्स पे चलते हैं। तो ये 2 बेनिफिट हमने देखा। तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि हायर फार्म प्रॉफिट्स विल इनकरेज फार्मर्स टू स्पेंड मोर ऑन इनपुट्स, टेक्नोलॉजी एसेट्रा, ठीक है। देखिए, जब किसी किसान को, जब किसी फसल की एमएसपी ज़्यादा रहेगी और किसान को ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो एक उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है, मार्जिन भी बढ़ता है। और जब मार्जिन होगा तो किसान की बचत होगी, और बचत जब होगी तो किसान जो उसके खेती में, या जो कि कह सकते हैं कि जो खेती करने के जो इनपुट्स हैं, फसल उपजाने में जो इनपुट्स यूज हो रहे हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। अब वो चाहे आपका मैंने जो बताया, चाहे वो अच्छे क्वालिटी के सीड्स हों, चाहे आपका फर्टिलाइज़र हो, पेस्टिसाइड्स हो, या फिर अदर टेक्नोलॉजी है, जैसे इरिगेशन में आप लोगों ने ड्रिप इरिगेशन का नाम सुना होगा। तो इरिगेशन में वो सब अगर उसकी बचत अच्छी खासी हो जाती है किसी सीज़न में, तो वो अपना ड्रिप इरिगेशन वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके ये 3 बेनिफिट हैं। ये आपका जो थर्ड पॉइंट है, ये आपका सेकंड और थर्ड पॉइंट एक ही है। मैंने दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर आपको ये आपका जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, तो आपका फर्स्ट जो पॉइंट था ये वाला, ये यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट पॉइंट है और ये जो थर्ड पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है। इसको मैंने कंबाइन करके ही अरहर का एग्जांपल देके समझा दिया है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट मैंने पहले ही बताया है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ता है किसी भी क्रॉप का, किसी साल किसी फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे केस में उसकी कीमत बाज़ार में गिरने के चांसेस में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसान को लॉस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट है, उसे जितना उसकी लागत है उतना भी पैसा नहीं मिलेगा तो उसका नुकसान होगा। तो ऐसे केसेस में जो आपका एमएसपी है वो बफर का काम करता है, ठीक है, जो किसान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में बफर का काम करता है, ठीक है। तो ये आपके 3 बेनिफिट्स हो गए। चलिए हम जल्दी से अब इश्यूज, कंसर्न्स, चैलेंजेस रिलेटेड विथ एमएसपी भी देख लेते हैं, ठीक है। कि एमएसपी, अब इसमें देखिए कुछ तो इश्यूज हैं जो कि एमएसपी पॉलिसी में ही हैं या प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हैं, साथ ही साथ कुछ कंसर्न्स भी हैं उसमें और चैलेंजेस भी हैं। तो हम देख लेते हैं कि करके जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पर शार्प एंड फ्रीक्वेंट इंक्रीजेज इन एमएसपी कैन फीड इन्फ्लेशन। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए मान लीजिए आज गेहूं की जो एमएसपी है वो पर कुंटल 1600 रुपीज़ है, मान लीजिए। मुझे नहीं पता इस समय कितना है, वैसे हम देख सकते हैं। वैसे अभी तो खरीफ के लिए आगे दिया है, तो व्हीट तो आपका, गेहूं तो आपका राबी क्रॉप है, तो उसकी एमएसपी बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। जब एमएसपी का सीज़न आएगा उसके जस्ट पहले गवर्नमेंट डिक्लेयर किएगी। तो जो न्यूज़ आर्टिकल हमारा है वहाँ पर व्हीट का नहीं दिया हुआ है।
तो मान लीजिए कि अगर इस साल आपकी एमएसपी जो व्हीट की है, जो गेहूं की जो एमएसपी है वो 1600 रुपीज़ पर कुंटल है, 1600 रुपये प्रति कुंटल है। ठीक है, अब मान लीजिए अगले साल उसे बढ़ा के गवर्नमेंट ने 1800 कर दिया, 1800 रुपये कर दिया। ठीक है, तो फिर जब एमएसपी बढ़ेगा तो मार्केट में भी प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट में कम रहेगा तो किसान वहाँ जाएगा ही नहीं, वो अपना जाके जो प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं गवर्नमेंट्स के, या जो एफसीआई या स्टेट एजेंसीज़ के जो प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं वहाँ जाके बेच देगा, क्योंकि उसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि यूजुअली जो मार्केट का जो प्राइस होता है वो हमेशा यूजुअली एमएसपी से ज़्यादा होता है। तो अगर एमएसपी मान लीजिए अगले साल गेहूं की बढ़ा के 1900 से बढ़ा के 1600 से बढ़ा के 1800 कर दी गई, तो मार्केट में भी प्राइस बढ़ेगी। तो जो आम कस्टमर है, जो आम जो जनता है, उसे तो महंगा ख़रीदना पड़ेगा आटा वगैरह। ठीक है, अब मान लीजिए फिर एक साल बाद उसको बढ़ा के उन्होंने 2000 कर दिया। ठीक है, तो क्या है कि ऐसा होने पे क्या है कि अब जब खाने की चीज़ महंगी होगी तो अदर चीज़ें भी महंगी होंगी, तो एक तरह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अगर अब आपके अगर अरहर के रेट बढ़ गया है तो उससे तो आप इन्फ्लेशन ही बोलोगे ना। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह की जब कोई शार्प एंड फ्रीक्वेंट इंक्रीज होती है एमएसपी पे, शार्प का मतलब बहुत ज़्यादा और फ्रीक्वेंट का मतलब एक बहुत कम समय में, ठीक है, उसमें एक ज़्यादा वृद्धि होती है किसी भी फसल के एमएसपी में, तो ऐसे में वो इन्फ्लेशन को लीड करती है। मतलब आपका जो मैं इन्फ्लेशन का एक्चुअली हिंदी सोच रहा था कि हिंदी क्या है, तो उस समय माइंड में आ नहीं रहा था। तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ठीक है, तो शार्प एंड फ्रीक्वेंट जब इंक्रीजेज होते हैं एमएसपी में तो वो महंगाई को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये है कि इंडिया में लेस देन 6% ऑफ फार्मर्स सोल्ड देयर प्रोड्यूस एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इंडिया में सबसे बड़ा देखिए, किसानों के बेनिफिट के लिए ही गवर्नमेंट एमएसपी दे रही है, लेकिन इसके बावजूद जो किसान हैं केवल 6%, जो पूरे इंडिया के जो 6% किसान हैं, केवल वही जाके प्रोक्योरमेंट सेंटर में एमएसपी रेट पे, एमएसपी पर अपने फसल को गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। ठीक है, बहुत ही कम नंबर है ये, ओनली जस्ट 6% नंबर। ठीक है, सिर्फ 6% किसान अपनी फसल को एमएसपी प्राइस पे गवर्नमेंट को सेल करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा कैसे, एमएसपी से तो किसानों को फ़ायदा हो रहा है, फिर किसान क्यों वहाँ नहीं जाके कहीं दूसरी जगह बाज़ार में क्यों बेच रहा है? तो देखिए, इसके कई कारण हैं। ठीक है, मेनली मैं आपको 3 रीजन्स, इसके 3 कारण बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा जो रीज़न है वो एक्चुअली नेशनल सैंपल सर्वे की फाइंडिंग है कि मैनी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर अनअवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम प्राइस एंड द बेनिफिट्स आर टेकन अवे बाय लार्ज फार्मर। अब जो नेशनल सैंपल सर्वे है उसकी फाइंडिंग ये है कि कई स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छोटे और सीमांत जो किसान हैं, उन्हें एमएसपी के कॉन्सेप्ट के बारे में ही नहीं पता है। और ऐसे केस में क्या होते हैं, जो बड़े किसान हैं वही एमएसपी में जाते हैं और पूरा फ़ायदा ले लेते हैं। तो ये जो बेसिकली जो आपको 6% दिख रहा है कि 6% किसान प्रोक्योरमेंट सेंटर पे जाके अपनी फसल को एमएसपी प्राइस पे, एमएसपी रेट पर गवर्नमेंट को सेल करते हैं, वो उसमें ज़्यादातर वो बड़े किसान होते हैं। पहला तो रीज़न है कि जो
इतना कम जो रेट है 6%, उसका पहला जो रीज़न है वो ये है कि काफ़ी किसान इंडिया में जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो अवेयर ही नहीं है, वो जागरूक ही नहीं है एमएसपी के बारे में। ठीक है, ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि स्मॉल फार्मर्स टिपिकली डू नॉट हैव इनफ मार्केटेबल सरप्लसेस। ठीक है, अब देखिए इंडिया में ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं, लगभग आप कह सकते हो कि अराउंड 85 जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ही हैं, जिनकी लैंड होल्डिंग्स बहुत कम है। अब लोगों किसी के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, या 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन है, ठीक है, उसके फैमिली में 5 लोग 6 लोग हैं, तो वो उस आदमी के पास इतना सरप्लस प्रोड्यूस ही नहीं बचेगा, सरप्लस इतना फसल ही नहीं बचेगा कि वो उसे मार्केट में ले जाके बेच सकें, या फिर जो गवर्नमेंट के जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं वहाँ उनके प्रोक्योरमेंट सेंटर पे ले जाके बेच सकें। ठीक है, ज़्यादातर उनकी जो पैदावार है वो सेल्फ कंज्यूमसन, अपने खुद के खाने पीने में ख़त्म हो जाती है। जब खुद से बचेगा तब तो वो आदमी ले जाएगा। तो इस वजह से भी जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पे जाके अपने फसल को नहीं एमएसपी रेट पे नहीं बेच पाते। ठीक है, बल्कि वो जब बच ही नहीं रहा है तो कहाँ से बेचेंगे, समझ रहे हैं। तो ये है। तीसरा जो रीज़न है फॉर नॉट सेलिंग एट एमएसपी, वो ये है कि परचेज सेंटर्स वेयर लोकेटेड एट डिस्टेंस विच रिक्वायर्ड हाई ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। अब यहाँ क्या है, अब मान लीजिए स्मॉल मार्जिनल फार्मर है जिनके 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा खेत है। ठीक है, अब एक तो खुद के खाने पीने से मान लीजिए कुछ बच गया, 2 कुंटल 4 कुंटल 10 कुंटल 20 कुंटल। ठीक है, अब क्या है, प्रोक्योरमेंट जो सेंटर है, जो ये प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ हैं एफसीआई और स्टेट के जो एजेंसीज़ हैं जो कि एमएसपी रेट पे किसानों से प्रोक्योर कर रहे हैं उनके फसलों को, उनके प्रोड्यूस को। अब उनके सेंटर्स क्या हैं कि बड़े एक कहीं डिस्ट्रिक्ट में कहीं 1 आध जगह होते हैं, 1 जगह 2 जगह ऐसे होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि गांव से वो बहुत दूर होते हैं, तो हर किसान के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कोई किसान है जिसके पास 10 कुंटल गेहूँ है। ठीक है, अब वो 10 कुंटल गेहूँ प्रोक्योरमेंट सेंटर पे मान लीजिए उसको गांव का जो आता है खरीदने, उसके गांव में जो बनिया या फिर जो भी मतलब ख़रीदने वाला आदमी है जो कि आता है ख़रीदने उसके घर या खेत से, तो वो उसको मान लीजिए 1550 रुपये दे रहा। ठीक है, पर कुंटल। गवर्नमेंट की एमएसपी है 1600 रुपये पर कुंटल। अब मान लीजिए 10 कुंटल उस किसान के पास है। अब आपका जो प्रोक्योरमेंट सेंटर है वो 50 किलोमीटर दूर है। अब किसान क्या करे, 20 कुंटल गेहूँ को जो आपका 10 कुंटल गेहूँ है, अब पहले तो वो भाई ट्रैक्टर ट्रॉली कहीं से जुगाड़े कि उसको ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था करें। ठीक है, फिर उसका जो किराया भाड़ा है आने जाने का उसको दे, फिर तो जाएगा वो प्रोक्योरमेंट सेंटर में। अब मान लीजिए किराया ही आपका 1000 रुपया हो गया या 500 रुपया हो गया, तो जो बेसिकली जो आपका 50 रुपये जो डिफरेंस आ रहा है, जो किसान जो खेत में बेच दे रहा बनिए को या फिर जो आपके जो भी पर्सन है जो कि उसे ख़रीद रहा है, और जो आपका एमएसपी में जो डिफरेंस है 50 रुपये पर कुंटल, तो 10 कुंटल पे कितना हुआ आपका 500 रुपये हुआ। अब किसान मान लीजिए आपका 1000 रुपये जाके दे रहा है, ट्रैक्टर का जो ट्रैक्टर ट्रॉली का जो भाड़ा है वो ले जा रहा, उसको प्रोक्योरमेंट सेंटर में ले जाने पे देना पड़ रहा, तो उसका किसान का तो नुकसान हो रहा है ना 500 रुपये। तो फिर ऐसी कंडीशन में किसान क्यों ले जाएगा। और दूसरी बात ये है कि साथ ही आपको ट्रैक्टर ट्रॉली में उसे लादना पड़ रहा है, फिर रास्ते का
खाने पीने का कुछ चाय पानी का खर्चा हो रहा है वो भी तो ऐड हो रहा है। और ऐसे केस में क्या करेगा किसान, क्यों जाएगा प्रोक्योरमेंट सेंटर में, तो वो क्या करता है अपने वहीं खेत में ही या घर पे बेच देता है, जो भी आदमी वहाँ लेने आता है, जो खरीदने वाला है। ठीक है, मतलब जो मतलब कुछ प्रॉफिट पे लेके जो प्राइवेट लोग हैं इंडिविजुअल, उन लोगों को बेच देता है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि जो प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं वो गांव के आसपास नहीं होते। इस वजह से भी जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो अपने जो फार्म प्रोड्यूस है, जो उनकी फूड क्रॉप्स है, उसे एमएसपी पे रेट पर प्रोक्योरमेंट सेंटर पे नहीं बेच पाते हैं। ठीक है, तो ये 3 रीज़न है मेनली। अब उसके बाद जो थर्ड इश्यूज एंड चैलेंजेज हैं वो है कि सीएसीपी को ही लेके है। ठीक है, कि सीएसीपी को मैंने बताया कि सीएसीपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी फसल के उत्पादन की जो लागत होती है उसको एस्टिमेट करती है, उसको कैलकुलेट करती है। लेकिन यहाँ पर जो सीएसीपी जो एस्टिमेट करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, उसके लिए वो कोई फील्ड बेस्ड स्टडी नहीं कंडक्ट करती। ठीक है, वो फील्ड में नहीं जाती, मतलब मार्केट में जाके वो रेट नहीं पता, मतलब खेतों में जाके वो नहीं पता कर रही है कि किसान को कितना कॉस्ट आ रहा है 1 कुंटल गेहूँ पैदा करने में या 1 कुंटल अरहर पैदा करने में, समझ रहे। अब वो क्या करती है, रेडीमेड डेटा उठाती है। कहाँ से उठाती है, जो क्रॉप स्पेसिफिक जो डेटा प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टीमेट जो क्रॉप स्पेसिफिक जो प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टीमेट जो कि डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में वो प्रोवाइड करती है, उसी के बेसिस में सीएसीपी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको एस्टीमेट करती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की जो क्रॉप स्पेसिफिक प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टीमेट है उसके बेसिस पे जब सीएसीपी अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करती है तो उसमें इशू क्या आती है, उसमें इशू ये आती है कि ये जो डेटा है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आती है, उसकी जो डेटा है ये खुद ही जनरली 3 साल 4 साल में एक बार अवेलेबल होती हैं। अब मान लीजिए आज 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है। अब जो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की जो प्राइस है अवेलेबल उसके पास, वो उस जिसके बेसिस पे सीएसीपी अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर रही है वो अब 2018 का है। अब 2018 से 2021 के बीच में जो इनपुट्स हैं, जो बीज हैं, जो फर्टिलाइज़र हैं, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या डीजल का जो प्राइस है, ये सब चीज़ें तो बढ़ गई हैं ना। तो किसान का क्या हुआ कि जो इनपुट कॉस्ट है, जो लागत आ रही है फसल को पैदा करने में, वो बढ़ गई है। और यहाँ एमएसपी के लिए 3 साल पुराना डेटा यूज हो रहा है, तो एमएसपी क्या होती है, कम आती है। तो एज कंपेयर टू एमएसपी क्या होता है कि जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। या फिर आप बोल सकते हो चूँकि 3 साल पुराना डेटा हो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एमएसपी कम हो जाती है या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आता है। और फिर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो मैंने पहले ही बताया कि एमएसपी 1.5 गुना होता तो वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ा इशू ये है कि जो पेमेंट है, जैसे मैंने बताया कि किसान जाता है प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में, फिर जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे वो एफसीआई हैं या स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं जो कि किसान से प्रोक्योर कर रही हैं, तो वहाँ पर वो बेचती है, अपने किसान अपने जो फसल है उनको बेचती है प्रोक्योरमेंट सेंटर में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि तुरंत ही उसे नगद पैसे मिल जाएं, नहीं, उसके लिए उसे वेट करना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ दिन में जो पैसा है वो उसके किसान के अकाउंट में जाए, बैंक अकाउंट में
पहले चेक से दिया जाता था, लेकिन अभी कुछ अभी पंजाब वगैरह में इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब जो एमएसपी का जो प्राइस है, जो किसान जो बेचता है उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो डायरेक्ट उसके खाते में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ समय लग सकता है, 2 दिन 3 दिन, हफ्ते भर, या हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए। अब मान लीजिए कोई किसान है जिसको तुरंत ज़रूरत है, खासकर जो छोटे या मार्जिनल किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो अगर वो हैं तो उन्हें तो उनका अगर कोई दूसरा सोर्स नहीं है इनकम का, वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है कि फसल बेचेंगे तो हमें जो पैसा मिलेगा फिर हम अपनी ज़रूरत का चीज़ें लेंगे, अपना काम करेंगे जो ज़रूरी है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब नगद नहीं मिल रहा है पैसा, उसमें डिले हो रहा है पेमेंट में, तो उसमें किसान को बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर कोई ज़रूरतमंद किसान है तो वो नगद के चक्कर में क्या करेगा, जो उसके गांव में जो बनिया या जो ख़रीदने वाला आ रहा है या उसके खेत में घर पे जो आ रहा है, उसी को ही बेच के तुरंत उनसे नगद पैसा ले लेता है, भले ही वो कुछ कम ही में रुपए दे, 150 रुपये पर कुंटल कम ही दे, लेकिन वो वहीं बेच के उनसे पैसे ले लेता है। तो ये भी एक मेजर इशू है जो डिले इन पेमेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका हो गया। अब एक और जो मेजर इशू है वो है क्रिटिसिज्म है, वो ये है कि फार्म जो एक्टिविस्ट हैं, जो फार्म जो एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है, अब देखिए नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स बना था, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, ये जो नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स था, ये स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन उसको हेड कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला बताया था, जो तरीका बताया था, तो मैंने 3 तरीके आपको बताए कि CACP 3 तरीके यूज करती है किसी भी फसल के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। पहला मैंने A2 बताया, दूसरा मैंने A2 + FL बताया था, तीसरा मैंने C2 बताया था। C2 सबसे कम्प्रेहेंसिव था। अभी गवर्नमेंट क्या है कि A2 + FL यूज करती है, या जो CACP है, जो MSP रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को, वो A2 + FL पे बेस्ड होती है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब MS स्वामीनाथन ने उसको C2 पे बोला था कि वो C2 पे बेस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर फार्म एक्टिविस्ट उसकी भी डिमांड करते हैं कि उसको सही किया जाए, ये जो कमी है MSP के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कैलकुलेशन में, उसको रेक्टिफाई किया जाए। ये फार्म एक्टिविस्ट और किसानों की डिमांड है। ठीक है, अब उसके अलावा 2 और इशूज़ हैं। कौन कौन से इशूज़ हैं कि चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, जो आपका MSP है वो क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इन एरियाज में सबसे ज़्यादा अब एक तरफ से 2 ही फसलें हो रही हैं, या आप बोल सकते हो 3 फसलें, गेहूँ, चावल और गन्ना, इन्हीं की जम के खेती होती है। और जबकि रियलिटी ये है कि ये जो एरिया है वहाँ पर पानी की कमी है और वो सूटेबल भी नहीं है, जो कि वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स हैं, जैसे कि आपका धान का खेती है या फिर आपका गन्ने की खेती है, उसके लिए वो सूटेबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पैदा कर रहे हैं और दूसरी फसलों को इग्नोर कर रहे हैं जो कि उनके लिए शायद यूजफुल हो, जैसे कि तुर है, अरहर है, या फिर ज्वार है, या रागी है। ये सब फसलों को इग्नोर किया जा रहा है। तो इन सारे जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में देखा गया है कि यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया है, डिस्टॉर्टेड हो गई है। ठीक है, और उस डिस्टॉर्शन की वजह से क्या है कि इन्वायरमेंट को भी बहुत लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है कि वाटर का जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है इन एरियाज़ में, और जिससे इन एरियाज़ में
एक्यूट वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आ गई है। ठीक है, तो ये भी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि किसान क्यों भाई अदर फसलों में भी आपका एमएसपी मिल रहा है, फिर भी किसान क्यों गेहूं और धान में ही क्यों इंटरेस्टेड है पैदा करने में, क्यों नहीं अरहर और बाकी चीज़ें। तो देखिए इन एरिया, ये जो 3 एरिया मैंने बताया, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ज़्यादातर बड़े किसान हैं। ठीक है, उनकी लैंड होल्डिंग ज़्यादा है और काम करने वाले लोग कम हैं। तो ये जो फसलें हैं गेहूं और चावल, ये उतना लेबर इंटेंसिव नहीं है। लेबर इंटेंसिव इन दी सेंस कि इनके कटाई, बुआई, इन सब में मशीनें लगा दिया गया, कंबाइन लगा दिए, वो कुछ ही देर में अपना कुछ ही समय में पूरा काम समाप्त कर देती हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या है कि पीडीएस में गेहूं और चावल एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो गवर्नमेंट भी ज़्यादातर गेहूं और चावल का ही प्रोक्योरमेंट करती है। तो उन्हें पता है कि इसकी प्रोक्योरमेंट हम कितना भी करेंगे तो वो लिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से भी गेहूं और चावल का वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, और बाकी मैंने पहले ही बताया कि इसकी वजह से जो एमएसपी की वजह से जो गेहूं और चावल उन एरियाज में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न ही चेंज हो गई है। और उसका इन्वायरमेंट लॉस ये है कि जो वाटर का लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, अगला जो इशू है, जो कंसर्न है, वो ये है कि वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स बिकॉज ऑफ पुअर स्टोरेज कैपेसिटी एट गोडाउन्स। अब मैंने बताया कि एफसीआई और स्टेट जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं वो प्रोक्योर करती हैं किसानों से एमएसपी रेट पे। अब क्या है कि वो मना नहीं कर सकती, ये भी रूल है कि आप कोई किसान अगर किसी प्रोक्योरमेंट सेंटर पे अपने प्रोड्यूस को, फार्म प्रोड्यूस को, क्रॉप को लेके आ रहा, फसल को लेके आ रहा है, तो वो एजेंसी वहाँ मना नहीं कर सकती कि हम नहीं लेंगे, उन्हें लेना ही लेना है। तो होता क्या है, किसान लेके आए, पता लगा गेहूँ चावल ज़्यादा आ गया। ठीक है, अब गोदाम जो है वहाँ पर एफसीआई के पास या स्टेट एजेंसीज के पास, अब उनके पास 50,000 मैट्रिक टन, 50,000 मैट्रिक टन का गोदाम है। अब प्रोक्योरमेंट कितना हो गया, 70,000, 70,000 मैट्रिक टन। ठीक है, अब 20,000 मैट्रिक टन है वो बाहर अपने पड़े हैं, पन्नी पॉलीथीन वगैरह डाल दिया गया, नहीं तो इसे बारिश में भीग रहे हैं, सड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या है कि वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन एक बहुत बड़ा समस्या निकल के आया है। वो डायरेक्टली एमएसपी से एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन चूँकि मना नहीं कर सकते जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, वो किसान को वापस नहीं भेज सकते, तो उन्हें लेना ही लेना है। ऐसे केस में वो क्या होते हैं कि जो उनकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी उससे ज़्यादा हो जाता है और फिर वो उसका ध्यान नहीं रख पाते और सारा जो फूड ग्रेन्स वगैरह हैं वो सड़ जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, अब अभी हमने इश्यूज़, कंसर्न्स और चैलेंजेस देख लिया कि एमएसपी को लेके क्या क्या इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं और चैलेंजेस हैं। अब हम देखते हैं कि नीति आयोग क्या बोलता है। नीति आयोग की क्या क्या रिकमेंडेशन है, ये जो हमने इशू, चैलेंजेस अभी डिस्कस किया, इनको एड्रेस करने के लिए। तो नीति आयोग का जो पहला रिकमेंडेशन है वो ये है कि The awareness to farmers and timely dissemination of information till the lowest level so that it would increase the bargaining power of the farmers। अब नीति आयोग कह रहा है कि अगर किसान, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, काफ़ी किसानों को पता नहीं है, तो उनमें अवेयरनेस नहीं है एमएसपी को लेके, तो उनमें जागरूकता फैलाई जाए, उनमें अवेयरनेस बढ़ाई जाए। ठीक है, और कैसे बढ़ाई जाए कि
जो इन्फॉर्मेशन है एमएसपी को लेके इन्फॉर्मेशन है उसे टाइमली डिसेमिनेट किया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए। जैसे आज के न्यूज़पेपर में आया, मतलब कल गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर कर दिया था, तो उसको जल्दी से जल्दी बताया जाए जिससे कि किसान को रेट पता चले और फिर वो उसी हिसाब से अपना डिसीजन ले सके। ठीक है, कि उसे कौन सी क्रॉप बोनी है कौन सी नहीं बोनी है। ठीक है। दूसरा जो रिकमेंडेशन है कि टाइमली पेमेंट शुड बी इंश्योर। जो मैंने बताया कि जो नीडी फार्मर्स होते हैं, चूँकि कैश नहीं मिलता और पेमेंट आने में टाइम लगता है, तो ऐसे केस में नीडी फार्मर्स अपने वहीं कम रेट पे वहीं अपने घर पे गांव पे बनिया या जो भी पर्सन खरीदने आते हैं उनको बेच देते हैं। तो वो उसकी नीति आयोग की जो दूसरी रिकमेंडेशन है कि टाइमली पेमेंट शुड बी इंश्योर्ड। ठीक है। तीसरा जो रिकमेंडेशन है कि एमएसपी शुड बी अनाउंस्ड वेल इन एडवांस ऑफ द सोइंग सीजन सो एज टू इनेबल द फार्मर्स टू प्लान देयर क्रॉपिंग्स। अब नीति आयोग का ये रिकमेंडेशन था कि मतलब जो एमएसपी का जो डिक्लेयर किया जा रहा है वो जो सोइंग सीजन है, जैसे कि अभी खरीफ की आ रही है, अभी धान बोने का टाइम आएगा, तो उसको पहले ही कर दिया जाए। तो ये चीज़ गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से इसको फॉलो कर रही है। अभी इस साल भी आप देख सकते हैं कि अभी धान की बुआई नहीं शुरू हुई है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अभी ही उसको बता दिया है कि क्या प्राइस है। ठीक है। इसके अलावा जो नीति आयोग की रिकमेंडेशन है वो है कि इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज़ एट प्रोक्योरमेंट सेंटर सच एज ड्राइंग यार्ड्स, वेइंग ब्रिजेस एंड टॉयलेट्स एक्सेट्रा। अब ये क्या है, इनका है कि जो प्रोक्योरमेंट सेंटर है वहाँ पर भी कुछ फैसिलिटीज़ कराई जाएँ, जैसे कि वेइंग ब्रिजेज हैं। वेइंग ब्रिजेज का मतलब गाड़ी वगैरह हैं जाके वहाँ खड़ी हो गई उस पर, तो वो उनका वेट पता चल जाएगा। तो उससे क्या होता है कि जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसानों को, वहाँ लाइन नहीं लगेगी। दूसरा है कि टॉयलेट होना चाहिए, ड्राइंग यार्ड होना चाहिए, मतलब कोई अगर भीग गया है उनका, मान लीजिए कोई किसान फसल लेके आ रहा है, उसको उसकी फसल भीग गई बारिश में, तो उसको सुखाया जा सके। तो इस तरह की जो ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं वो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पे होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग का जो अगला रिकमेंडेशन है कि मोर गोडाउन शुड बी सेटअप, मोर गोडाउन शुड बी सेटअप एंड मेंटेन प्रॉपरली फॉर बेटर स्टोरेज एंड रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। ज़्यादा से ज़्यादा और भी गोदाम सेटअप किए जाने चाहिए और उनको प्रॉपरली मेंटेन रखा जाना चाहिए, जिससे एक अच्छा स्टोरेज और जो वेस्टेज हो रहा है उसको कम किया जा सके। ठीक है। अब अगला जो रिकमेंडेशन है कि द क्राइटेरिया फॉर फिक्सिंग एमएसपी शुड बी करंट ईयर्स डेटा एंड बेस्ड ऑन मोर मीनिंगफुल क्राइटेरिया रेदर देन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैंने पहले ही बताया कि सीएसीपी अपना फील्ड स्टडी नहीं करती है जब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो एस्टिमेट करती है। ठीक है। तो वो क्या करती है, जो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स है मिनिस्ट्री अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसकी जो डेटा है उसको यूज करती है और वो डेटा यूजुअली 3 साल पुराना है। तो यहाँ पर नीति आयोग बोले कि करंट ईयर्स डेटा यूज होना चाहिए, जिससे कि एक रियलिस्टिक एमएसपी सेट किया जाए और किसान को नुकसान ना हो। ठीक है। तो ये है आपका नीति आयोग का रिकमेंडेशन। इसके अलावा और भी 2 रिकमेंडेशन है। अगला जो रिकमेंडेशन है वो है कि द प्रोक्योरमेंट सेंटर शुड बी इन द विलेज इटसेल्फ टू अवॉइड ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर गांव में ही प्रोक्योरमेंट सेंटर रहेगा तो किसान की जो ट्रांसपोर्टेशन का, जो मैंने बताया था कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जब दूर ले जाता प्रोक्योरमेंट सेंटर में ट्रॉली ट्रैक्टर की व्यवस्था करके, तो भाड़े वगैरह में उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है वो एक फिर उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं रह जाता। ठीक है। तो अगर गांव में ही प्रोक्योरमेंट सेंटर रहेगा तो वो वहीं पर बेच लेगा और उसको फ़ायदा होगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचेंगे उसके। तो यहाँ गांव का मतलब एक क्लस्टर ऑफ विलेज भी हो सकता है, जो गांव का एक समूह हो वहाँ पर भी हो सकता है, एक ग्राम सभा में भी रहेगा तो भी काम हो जाएगा। यहाँ ज़रूरी नहीं कि हर एक गांव में, अगर ग्राम सभा में भी हो गया या कुछ 5-6 गांव के क्लस्टर या 7-8 गांव के क्लस्टर में भी थोड़ी बहुत दूरी पे हो गया तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा। तो ये एक
और नीति आयोग की रिकमेंडेशन है। इसके अलावा जो लास्ट रिकमेंडेशन है वो ये है कि दी एमएसपी स्कीम रिक्वायर्स ए कंप्लीट ओवरहाल इन दोज स्टेट वेयर द इम्पैक्ट ऑफ द स्कीम इज़ नील। देखिए, मैंने अभी आपको गेहूँ और मैंने पंजाब, हरियाणा और आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की स्टोरी बताई। ज़्यादातर जो एमएसपी पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, गवर्नमेंट जो करती है फसल्स की, वो इन्हीं 3 एरिया में होती है। और कुछ ऐसे स्टेट, कुछ ऐसे भी रीजन है जहाँ पर ना के बराबर, जीरो या नील होता है। जैसे आपके साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, वहाँ पर ना के बराबर प्रोक्योरमेंट होता है एमएसपी रेट पे, ठीक है। मतलब किसान जा ही नहीं रहे हैं। या फिर आपका ईस्टर्न जो रीजन है, वहाँ भी लगभग यही समस्या है। तो यहाँ नीति आयोग बोली ऐसे स्टेट जहाँ पर की जो एमएसपी स्कीम की जो इम्पैक्ट है वो नील है या जीरो है, वहाँ पर कंप्लीट ओवरहाल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी आपकी रिकमेंडेशन है नीति आयोग की, ठीक है, जो एमएसपी से रिलेटेड इश्यूज़, कंसर्न्स या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं कंक्लूडिंग, जो हमारा रिमार्क होगा वो हम क्या लिख सकते हैं या कुछ जो, तो बेसिकली कंक्लूडिंग रिमार्क में हम कुछ अल्टरनेटिव सजेस्ट करेंगे, ठीक है, अल्टरनेटिव एमएसपी को लेके, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ relying on MSP alone, the government needs to explore alternate models to boost farmer income। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट एमएसपी पे ही नहीं, अगर गवर्नमेंट को फार्मर्स की इनकम बढ़ानी है, उनके इंटरेस्ट को सॉल्व करना है या प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए सिर्फ एमएसपी पे ही नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए, बल्कि जो अल्टरनेट मॉडल्स हैं फार्मर्स के इनकम को बढ़ाने के, उसको भी एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। अब कौन कौन से अल्टरनेट मॉडल्स हैं, तो इसमें आपका जो पहला मॉडल है वो है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट, ठीक है। ये दोनों नीति आयोग और इकोनॉमिक सर्वे दोनों ने रिकमेंड किया है। अब है क्या ये, तो देखिए मैं इसको समझाता हूँ आपको मध्य प्रदेश का एग्जांपल देके। तो मध्य प्रदेश में एक स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम है प्राइस डिफिशियंसी फाइनेंसिंग स्कीम या भावांतर भुगतान योजना। अब ये स्कीम क्या है, इस स्कीम में क्या होता है कि गवर्नमेंट पेज द फार्मर्स द डिफरेंस बिटवीन मॉडल रेट, द एवरेज प्राइस इन मेजर मंडीज एंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या करती है कि जो उनकी जो स्टेट की जो मेजर मंडीज़ हैं, ठीक है, वो कुछ मंडीज़ का अपने मेजर मंडीज़ से प्राइस ले लेती हैं कि किसी भी जो फूड क्रॉप है उसका प्राइस उन मंडीज़ में क्या, फिर उनका एवरेज निकाल लेती हैं, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट प्राइस, ठीक है, जो मंडी मतलब एक एवरेज जो मार्केट प्राइस है वहाँ पर वो देख ली। दूसरा क्या है कि एमएसपी, जो गवर्नमेंट ने जो एमएसपी डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, तो ये जो एक मंडियों के जो वहाँ के मेजर मंडीज़ का जो एवरेज प्राइस जो है और जो एमएसपी है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या करती है, भावांतर भुगतान योजना के तहत उस डिफरेंस को किसान के अकाउंट में पैसे डाल देती है या किसान को दे देती है, ठीक है। अब उससे फ़ायदा क्या है, उससे एक तो फ़ायदा ये है कि किसान को परेशान नहीं होना पड़ रहा है, ठीक है, उसे प्रोक्योरमेंट सेंटर पे नहीं जाना पड़ रहा है, वो कहीं भी अपने पास की मंडी में बेच सकता है, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या है, गवर्नमेंट का फ़ायदा ये है कि उसे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स नहीं इस्टेब्लिश करने पड़े। प्रोक्योरमेंट सेंटर इस्टेब्लिश होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको वहाँ आदमी रखने पड़ेंगे आके, ऐसे बिना आदमी के तो काम नहीं चलेगा ना, कोई तो रहेगा जो कि वेट मेजर करेगा, काउंटिंग करेगा, सब चीज़ें देखभाल के लिए भी तो लोग चाहिए, उस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भी तो उनकी भी तो सैलरी वैलरी देनी है।
फिर तीसरा क्या है, तो वो सब कॉस्ट बचेगा गवर्नमेंट का। तीसरा फ़ायदा ये है कि गोडाउन्स की ज़रूरत कम हो जाएगी, जो अभी प्रेजेंट में अवेलेबल है उन्हीं से काम चल जाएगा। और ऐसे में क्या होगा, जो वेस्टेज था वो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है, तो वेस्टेज रुक जाएगा। तो इसलिए ये बेटर है एज कम्पेयर टू, एक बेटर अल्टरनेटिव है एज कम्पेयर टू एमएसपी, ठीक है। पहला अल्टरनेटिव है। दूसरा है अल्टरनेटिव फार्मूलेशन ऑफ इनपुट सब्सिडी पॉलिसी। अब इनपुट सब्सिडी पॉलिसी का मतलब किसान बेसिकली जो इनपुट्स यूज करते हैं किसी भी फसल के पैदा करने में, जैसे आपका बीज है, फर्टिलाइज़र है, ये सब जो इनपुट्स यूज हो रहे हैं उसको सब्सिडाइज्ड किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा, जो इनपुट कॉस्ट है, जो लागत आ रही है किसान को फसल पैदा करने में, वो कम हो जाएगी, ठीक है। फिर वो जिस भी मंडी में जाके जिस रेट में बेचता है, तो बिकने के बाद उसका जो मार्जिन होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है फार्मर के इनकम को बढ़ाने का, ठीक है, या उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। तीसरा जो तरीका है वो डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स, मतलब सीधे डायरेक्ट ही किसान को पैसे दे दो, उसके खाते में पैसे डाल दो। ऐसे ही एक स्कीम 1 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। इसको ब्रीफ में बोलते हैं, शार्ट में बोलते हैं पीएम किसान। इस स्कीम में क्या होता है कि ऐसे किसान परिवार जो कि 2 हेक्टेयर से कम लैंड ओन करते हैं, ठीक है, तो ऐसे किसान परिवारों के खाते में साल भर में 6,000 रुपये 2-2 हज़ार के 3 इंस्टॉलमेंट के थ्रू उनके खातों में जमा कर दिए जाते हैं या दे दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्कीम है पीएम किसान जो है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी जो कॉस्ट है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको देती है। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। जो सारा जो कॉस्ट आता है, जो पैसे जा रहे हैं, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्न करती है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा तरीका ये है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, ठीक है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम क्या है, ये काउंटर पार्ट है एमएसपी का। एमएसपी में ज़्यादातर फूड क्रॉप्स आते हैं, ठीक है। हमने अभी क्रॉप्स को देखा तो वहाँ आपने देखा कि सारे ज़्यादातर फूड क्रॉप्स हैं। अब जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके खेती कम है, तो वो क्या करते हैं, अपना जितना उनको आटा चावल चाहिए वहाँ थोड़ा आटा चावल कर लिए, फिर जो थोड़ा बहुत बच रहा उसमें वो अपना जो है सब्जी वगैरह भी पैदा करते हैं। फिर सब्जी वगैरह क्या मार्केट में बेच लिए तो उनको पैसे उसे भी मिल जाते हैं। तो अभी तो क्या है कि इसके लिए कोई स्कीम नहीं थी, वो ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए जो पेरिसेबल्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं या अदर जो पेरिसेबल्स हैं, उनके लिए जो एमएसपी में जो नहीं कवर होते तो उनको कवर करने के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अ काउंटर पार्ट ऑफ द एमएसपी इज द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम under which the state government procures perishable commodities like vegetable items, ठीक है। फिर ये हो गए, ये तो सारे अल्टरनेटिव हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और अल्टरनेटिव है जो कि आप सजेस्ट कर सकते हो, वो है आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। अब प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या है, तो देखिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड RPSF रिफर्स टू एनी फंड कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ कंटेनिंग एक्सट्रीम वोलेटिलिटी इन प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड कमोडिटीज़, ठीक है। तो ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, ये कोई भी फंड हो सकता है जो कि जो प्राइस सेलेक्टेड कमोडिटीज़ की जो प्राइस में जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी हो रही है, उनकी प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ घट रही हैं, तो उनको उस वोलेटिलिटी को कंटेन करने के लिए, उनकी प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए जो भी फंड होगा,
तो वो आपका, उसे आप प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि द अमाउंट इन दी फंड इज जनरली यूटिलाइज्ड फॉर एक्टिविटीज एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन आर अप द हाई आर लो प्राइसेस, say for instance procure of such products and distribution of the same as and when required so that price remain in the range। ठीक है, तो कैसे काम करता है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड? तो इसमें क्या होता है कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में, वो मेनली एम्ड होती हैं कि मान लीजिए कोई कमोडिटी है या, ठीक है, उसका प्राइस ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस कम करने की तरफ, उसकी जो एक्टिविटीज़ होंगी उसकी प्राइस को कम करने की तरफ एम्ड होंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी कमोडिटीज़ की प्राइस बहुत कम है तो उसको ऊपर ले जाने की तरफ होगा। अब कैसे होगा ये? तो उसमें क्या होगा कि ये जो फंड है, जो इस फंड में जो पैसे हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में, वो ऐसे अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसको प्रोक्योर कर लेंगे, मार्केट से खींच लेंगे। अगर प्राइस कम है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का जो पैसा है उससे गवर्नमेंट और भी प्रोक्योर कर लेगी उस कमोडिटी को और उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी या इन्फ्यूज कर देगी। तो मार्केट में उस कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी और फिर उसका प्राइस कम आ जाएगा, हो जाएगा और धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसका यूज होता है। और इसमें 2015 में अभी गवर्नमेंट ने एक इन 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड with a corpus of rupees 500 crore as a central sector scheme to support market interventions for price control of perishable agri-horticultural commodities during 2014-15 to 2016-17. Initially, the fund was proposed to be used for market interventions for onion and potatoes only, and pulses were added subsequently. तो 2015 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को क्रिएट किया, जिसका कि कॉर्पस जो है वो 500 करोड़ रुपए है। ठीक है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब कि 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसकी फंडिंग करती है। और इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो पेरिसेबल, जो एग्री हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज़ हैं, जो वेजिटेबल हैं या आपका और प्याज है या आपका आलू है या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो इन सबको प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कि इनको इंटरवेन करके इनके प्राइस को स्टेबल किया जा सके, इनको कंट्रोल किया जाए। स्टार्टिंग में ये जो प्राइस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इसमें ओनियन मतलब प्याज और आलू ही प्रपोज थे, बट अभी क्या है गवर्नमेंट ने उसमें पल्सेस भी ऐड कर दिए हैं कि ये जो फंड का जो पैसा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो 500 करोड़ का जो फंड है, ये ओनियन और मतलब प्याज और आलू के साथ साथ पल्स के भी प्राइस को कंट्रोल या स्टेबलाइज करने में यूज होगा। ठीक है, तो ये अब हमने जो हमारा जो प्लान था उस प्लान के अकॉर्डिंग हमने लगभग सारे आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिए हैं और हमने ये देख लिया कि एमएसपी क्या है, फिर एमएसपी इंडिया में डिसाइड कैसे होती है, कौन डिसाइड करता है, कैसे होती है। हमने सीएसईपी के बारे में डिटेल से पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको सीएसईपी कंसीडर करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने में। फिर हमने टाइप्स देखे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कितने तरीके से सीएसईपी कैलकुलेट करती है, वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद हमने नीड देखा कि नीड क्या है, इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है एमएसपी का। फिर हमने बेनिफिट्स देखे एमएसपी के। हमने आगे इश्यूज, चैलेंजेस
और जो कंसर्न है एमएसपी को लेके उसको भी डिस्कस किया। और फिर हमने जो नीति आयोग की जो रिकमेंडेशन है, नीति आयोग की जो रिकमेंडेशन है एमएसपी से रिलेटेड इश्यूज, चैलेंजेस, कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए, उसको भी हमने डिस्कस किया। और फाइनली हमने कुछ अल्टरनेटिव भी डिस्कस किए जो कि एक बेटर अल्टरनेटिव हो सकते हैं एमएसपी के, उनके बारे में भी चर्चा किया। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमने अल्टरनेटिव्स जो डिस्कस किए हैं, यहाँ पर हमने जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर ये जो सारे हमने अल्टरनेटिव्स डिस्कस किए हैं, इसको आप ज़रूर कीजिए अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में, या जो आपका लास्ट जो आपका सजेशन वे फॉरवर्ड हो वहाँ पर आप कर सकते हैं। और लास्ट में ही कीजिएगा, एंड में ही अल्टरनेटिव्स को डिस्कस कीजिएगा। उससे क्या होता है, आपका एक अच्छा इम्प्रेशन बनता है। जब आप आंसर लिखेंगे मेंस में, जब अपने मेंस के क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे, अगर एक एमएसपी पे क्वेश्चन आता है और आपको अगर यहाँ पर अगर आप अल्टरनेटिव सजेस्ट करते हो एंड में जाके, तो जाते जाते एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन बनता है एग्ज़ाम में। तो चलिए हम आज के अपने इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं, और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।